बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सेकेंड पेपर जो है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथनोबॉटनी की फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम इस यूनिट के अंदर जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम देखा था हमने कि जो स्तंभ शीर्ष विभुजोतक है उसके संगठन को समझाने के लिए जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना जो मत था या सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था, तो उसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है ना। तो डिफरेंट थ्योरीज जो थी इससे रिलेटेड हमने देखी थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे। हम शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात कर चुके हैं, हम अब रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे। ठीक है, अब रूट एपिकल मेरिस्टेम को भी समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अपना जो है महत्वपूर्ण जो है वो सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किए थे। तो हमको उन थ्योरीज के बारे में अब डिस्कस करना है। ठीक है, जनरली अपन बात करते हैं जड़ें, है ना, मूल की बात कर रहे हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं। तो जड़ें क्या होती हैं? रूट्स आपके हमको पता है पौधे का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है जो भूमि के अंदर प्रेजेंट होता है, अंडरग्राउंड होता है और भूमि से जितनी भी चीज़ें हैं, पानी है ना, उनका अवशोषण करता है, लवण है उनका अवशोषण करता है और पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है ना। रूट्स के अंदर नोड इंटरनोड, जैसे स्टेम में नोड इंटरनोड होता है वैसा कुछ नहीं होता है रूट्स के अंदर, है ना। पर्व और पर्व संधियों में विभक्त नहीं होती है। दूसरी बात, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस में भी ये पार्ट नहीं लेती है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि पादप के कौन से भाग फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिनकी कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो पाया जाए तो वो क्या करता है, वो आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर पार्टिसिपेट करता है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। फिर आपके रूट कैप, है ना, रूट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो रूट कैप, है ना, सेल डिवीजन का क्षेत्र होता है उसके अंदर, फिर इलोंगेशन का क्षेत्र होता है, फिर मैच्योरेशन का क्षेत्र होता है। मैच्योरेशन पे आपके बहुत सारे रूट हेड्स प्रेजेंट। तो पहले हम एक स्ट्रक्चर जो है वो रिकॉल कर रहे हैं कि रूट्स होती क्या है ना। फिर रूट्स के अलग अलग हमारे पास में क्षेत्र होते हैं जो है ना अलग अलग काम करते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हमारा जो मेन एजेंडा है वो क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, मूल शीर्ष विभुजोतक का संगठन। तो थ्योरी, इसके सब पॉइंट्स क्या रहेंगे आज हमारे, थ्योरीज ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब कि मूल शीर्ष संगठन के को समझाने के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मूल शीर्ष संगठन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्ररोह शिखाग्र, प्ररोह शिखाग्र का मतलब क्या हो गया, रूट एपेक्स, रूट एपेक्स के शूट एपेक्स, है ना, प्ररोह मतलब शूट होता है, तो प्ररोह शिखाग्र के समान ही मूल शीर्ष के संगठन को समझाने के लिए भी या उसके समझाने के उद्देश्य से बहुत सारे सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित हुए हैं, है ना। जैसे हमने देखा कि शूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए हमने थ्योरीज पढ़ी थी, ठीक है, वैसे ही अब हम रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज जो है वो डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि थ्योरीज कौन कौन सी है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इनको प्रतिपादित किया है। तो हमारे पास में 4 थ्योरीज हैं जो रूट के एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को समझाती है। सबसे पहली थ्योरी है शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी है उत्तक जन सिद्धांत, हिस्टोजन थ्योरी। तीसरी है हेबरलैंड थ्योरी, है ना, हेबरलैंड थ्योरी। और फोर्थ है कॉर्पर एंड कैप्पे थ्योरी, कॉर्पर और कैप्पे का सिद्धांत। ठीक है, तो इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है द थ्योरीज ऑफ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, थ्योरीज ऑफ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे, हम एपिकल सेल के बारे में, है ना। अभी तक जनरली अगर हमने बात करी थी, पहले तो हम टॉपिक लिख देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब मूल शीर्ष विभुजोतक का संगठन का
संगठन, है ना। यहाँ पर इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है जहाँ पर हम मूल या फिर रूट का मतलब समझते हैं कि जड़ें पादप का भाग होती है ना। अब दूसरा भाग है शीर्ष विभिज्योतक, है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम, है ना। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था जब हमने मेरिस्टेम के क्लासिफिकेशन पढ़ा था, विभिज्योतक का वर्गीकरण पढ़ा था, तब हमने देखा था कि पादप में इनकी स्थिति के आधार पर हम इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो वहीं से हमने देखा था एक तो एपिकल मेरिस्टेम था, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम था और एक लेटरल मेरिस्टेम। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है उसी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम को ही हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला था कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, ये जो आपका शूट है ना, तना है, और आपका जो रूट है उसके शीर्ष पर उपस्थित होता है, उसके टॉप पर उपस्थित होता है, इसीलिए इसको एपिकल बोला जाता है। तो हम वही पढ़ रहे हैं कि शूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए, एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिए हैं वो, और रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिए हैं वो, है ना। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है, जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है, जिसकी वजह से जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि होती है। और इस तरीके की वृद्धि मतलब पादप अंगों का लंबाई में बढ़ना क्या कहलाता है, प्राथमिक वृद्धि कहलाती है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। तो एपिकल मेरिस्टेम में डिवीजन की वजह से पादप की प्राथमिक वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। तो एपिकल मेरिस्टेम हमने 2 तरीके के देखे थे, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने देखा कि शूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए, इनके ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए कि शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, कितनी परतों से मिलकर के बना होता है, किस किस टाइप की कोशिकाएं होती है इसके अंदर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। 7 थ्योरीज पढ़ी थी हमने, 7 सिद्धांत पढ़े थे। न्यूमैन का कंसेप्ट पढ़ा था, मेंटल कॉर्ड थ्योरी पढ़ी थी, फ्रेंच स्कूल का कंसेप्ट पढ़ा था, हेबरलैंड कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, एपिकल सेल थ्योरी पढ़ी थी। तो ये कुछ थ्योरीज थी जो आपकी रिलेटेड थी शूट एपिकल मेरिस्टेम से। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो रूट एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का मतलब होता है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, है ना। एपिकल मेरिस्टेम में कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी सेल्स होती हैं, किस टाइप की सेल्स होती है, किस टाइप के उत्तक होते हैं, है ना, सेल्स का ग्रुप कैसा होता है। तो वो सारी चीज़ों का मिश्रण जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। इन शॉर्ट हम ये देखने वाले हैं कि जड़ों के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो उसका संगठन, उसमें कितनी परतें होती हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए 4 तरीके के सिद्धांत जो है वो दिए गए हैं जो फेमस है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए या इसके ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए हमारे पास में 4 थ्योरीज हैं, है ना। सबसे पहली थ्योरी जो है हमारी वो है एपिकल सेल थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी है हमारी एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी है वो है हमारी हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है। थर्ड जो थ्योरी है हमारी वो है हेबरलैंड थ्योरी। और लास्ट हमारी जो थ्योरी है वो है आपकी कॉर्पर कैपे थ्योरी, ठीक है। ये 4 थ्योरी जो है वो हमको पढ़नी है रूट एपिकल मेरिस्टेम की ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। हम देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम एपिकल सेल थ्योरी के मतलब हम अगर साइंटिस्ट की बात करें किस किस ने प्रतिपादित किए हैं, तो एपिकल सेल थ्योरी जो है वो प्रतिपादित की गई थी नागेली 1885, ठीक है। दूसरी जो हमारी हिस्टोजन थ्योरी है वो प्रतिपादित की गई थी सेम आपके शूट के अकॉर्डिंग हैंस्टीन के द्वारा, ठीक है, 1868 70 के अंदर। थर्ड जो थ्योरी है हेबरलैंड थ्योरी वो हमारी प्रतिपादित की गई थी हेबरलैंड द्वारा। और लास्ट जो हमारी कॉर्पर एंड कैपे थ्योरी है ये प्रतिपादित की गई थी श्यूप के द्वारा, है ना, 1917 के अंदर, ठीक है। श्यूप ये हमारे हो गए नागेली, है ना, ये हो गए हैंस्टीन
ये हो गए हेबरलैंड और ये हो गए श्यूप, है ना। तो ये 4 थ्योरीज जो हैं वो प्रतिपादित हुई हैं किसके ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए, शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। अब हमको क्या करना है, हमको इन चारों थ्योरीज को पढ़ना है कि इस थ्योरीज में क्या कहा है साइंटिस्ट ने कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो आपका एपिकल मेरिस्टेम जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन कौन से लेयर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपिकल सेल थ्योरी से। सबसे पहली थ्योरी है हमारी एपिकल सेल थ्योरी, जो कि प्रतिपादित की गई थी, जो कि प्रपोज की गई थी नागेली के द्वारा 1885 के अंदर, ठीक है। अब नागेली ने क्या कहा था, जैसा कि ये थ्योरी आपने देखा होगा कि शूट एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को समझाने के लिए भी दी गई थी, है ना। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में हमने क्या पढ़ा था कि टेडोफाइट, जितने भी टेडोफाइट्स होते हैं उनके पादपों के अंदर या उनकी जड़ों का जो संगठन होता है उसमें जड़ों का संगठन जो होता है या जड़ों का एपिकल पार्ट जो होता है वो केवल एक कोशिका से निर्मित होता है, केवल एक कोशिका से निर्मित होता है और उसी कोशिका में विभाजन से बाकी की कोशिकाओं या बाकी के पूरे ऑर्गन का निर्माण होता है। तो सिंगल सेल, है ना, सिंगल सेल जो होती है वो एपिकल सेल प्रेजेंट होती है उसके एपेक्स पर, और उसी एपिकल सेल में डिवीजन से आपके बाकी के पूरे ऑर्गन का निर्माण होता है, ठीक है। और इस एपिकल सेल से किसका निर्माण होता है, जड़ों के अंदर रूट कैप का निर्माण होता है। इस एपिकल सेल में डिवीजन से जड़ों के अंदर किसका निर्माण होता है, रूट कैप का, जो कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था रूट का, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कुछ इस प्रकार से कैप प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आपका डिवीजन का क्षेत्र होता है, यहाँ पर आपकी इलोंगेशन का क्षेत्र होता है, यहाँ पर आपकी जो है ना रूट हेयर्स जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, मैच्योरेशन का क्षेत्र होता है। तो ये जो कैप है उसका निर्माण करने वाली सेल होती है, मतलब एक सिंगल सेल होती है और सिंगल सेल चतुष्फलकीय होती है और उसी में डिवीजन से आपके क्या होता है, बाकी के पूरे ऑर्गन का निर्माण होता है, ठीक है। और ये सेल हमेशा विभाजनशील होती है, ये सेल हमेशा डिविजिबल होती है, ठीक है। तो ये एपिकल सेल थ्योरी का कंसेप्ट है कि एक सिंगल सेल की एक एपिकल पोर्शन जो होता है रूट का वो एक सिंगल सेल से निर्मित होता है और उसी से आपके पूरे ऑर्गन का या रूट कैप का निर्माण होता है, ठीक है। छोटी छोटी थ्योरीज है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। नेक्स्ट हमारी आती है सेकेंड थ्योरी जो है वो है हमारी हेबरलैंड या हिस्टोजन थ्योरी। सेकेंड थ्योरी हमारी कौन सी है, हिस्टोजन थ्योरी। सेकेंड थ्योरी है हमारी हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है। अब हिस्टोजन थ्योरी सेम हैंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित की गई थ्योरी, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था, जैसा ये हमने शूट एपेक्स के, जैसे एपिकल सेल थ्योरी भी हमने शूट एपेक्स के अंदर पढ़ी थी, है ना। और हिस्टोजन थ्योरी मतलब ये दो थ्योरी ऐसी हैं जो कि आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को भी समझाती है और रूट एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को भी समझाती है। अब जैसा कि एपिकल सेल थ्योरी की हमने बात करी थी, तो जो वो सिंगल सेल का कंसेप्ट था वो मतलब कि रूट का जो एपिकल पार्ट होता है वो एक सिंगल विभाजनशील कोशिका से पहले निर्मित होता है, उसके बाद में उसमें डिवीजन होता है। तो वो केवल टेडोफाइट्स के अंदर ही लागू होती है, एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर ये थ्योरी लागू नहीं होती है, क्योंकि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर वहाँ पर एक सिंगल सेल की जगह ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, इट मीन्स टिश्यू प्रेजेंट होता है और उसमें डिवीजन होते रहते हैं और पार्ट का निर्माण होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, हमने जब हिस्टोजन थ्योरी पढ़ी थी वहां पर, कहां पर, शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि 3 प्रकार के हिस्टोजन पाए जाते हैं जो कि स्तंभ की संरचना का या स्तंभ के शीर्षस्थ भाग का निर्माण करते हैं। वो 3 हिस्टोजन कौन कौन से थे, वो 3 हिस्टोजन थे हमारे, एक तो था डर्मेटोजन, है ना, दूसरा था आपका पेरिब्लेम और तीसरा था आपका प्लीरोम, ठीक है। प्लीरोम को के लिए हमने बोला था रंभजन, ठीक है। पेरिब्लेम के लिए हमने बोला था वल्कुटजन और आपका डर्मेटोजन के लिए हमने बोला था त्वचाजन,
ठीक है, ये कंसेप्ट था हिस्टोजन का, कहाँ पर, शूट के अंदर। तो शूट के अंदर इस तरीके से 3 आपके हिस्टोजन पाए जाते हैं। ये 3 क्या है, हिस्टोजन, है ना। 3 क्या है, इन 3 लेयर को क्या कहा गया, हिस्टोजन कहा गया, जो कि एक एक इंपॉर्टेंट पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे डर्मेटोजन हमने क्या देखा था, एपिडर्मिस बना रही थी, है ना। डर्मेटोजन जो है वो किसका फॉर्मेशन कर रही थी, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही थी। पेरिब्लेम जो है वो कॉर्टेक्स का निर्माण कर रही थी, है ना। और ये आपके जितने भी स्टील है ना, या पेरिसाइकिल है या पित्त है, तो उनका निर्माण कर रही थी, मज्जा जो होती है ना। तो ये लेयर्स तो वहां पर थी, लेकिन इसके कंसेप्ट में, रूट एपिकल मेरिस्टेम के कंसेप्ट में क्या कहा गया कि 3 हिस्टोजन के साथ में एक एक्स्ट्रा हिस्टोजन भी होता है इसके अंदर। तो टोटल कितने हिस्टोजन होंगे, ये तो बात हुई थी शूट के अंदर, ये बात हो रही है रूट के अंदर। टोटल 4 हिस्टोजन होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा हिस्टोजन और होता है जिसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा। क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा या कैलिप्ट्रोजन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं गोपकजन, ठीक है। इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है, रूट्स के अंदर रूट कैप को बनाना या डेवलप करना, ठीक है। अब कैलिप्ट्रोजन या कैलिप्ट्रा का काम क्या होता है कि रूट, है ना, अभी हमने देखा स्ट्रक्चर के अंदर, है ना, क्योंकि वो वाली थ्योरी कौन सी, एपिकल सेल थ्योरी एंजियोस्पर्म पादपों पर लागू नहीं होती है ना। तो ये थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि एक कैलिप्ट्रा भी होता है, एक कैलिप्ट्रा भी होता है जो आपका क्या करता है, रूट कैप का निर्माण करता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी टोटल पूरे पादप के जो ऑर्गन्स है, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट लेयर्स है, उनको बनाने का काम ये 4 तरीके के हिस्टोजन जो है वो करते हैं रूट्स के अंदर। इसको अगर हम इस वे में समझना चाहें, है ना, इस टाइप से कल हमने देखा था, ये हमारा हो गया। अगर हम बात करें इस टाइप से, तो ये आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है या किसकी बनी हुई होती है, तो हम बोलते हैं ये आपकी हो गई डर्मेटोजन, है ना। ये क्या हो गई, डर्मेटोजन, ठीक है। अब डर्मेटोजन के बाद में आपका कौन आता है, कॉर्टेक्स, है ना। डर्मेटोजन के बाद में वल्कुटजन आएगा, मतलब डर्मेटोजन के बाद में पेरिब्लेम आएगा, तो ये आपका हो जाएगा पेरिब्लेम, ठीक है। सेंटर या सेंट्रल पोर्शन जितना भी है, चाहे वो पित्त हो या स्टील हो, उसका निर्माण करता है प्लीरोम। तो कैलिप्ट्रा कहाँ आएगा, कैलिप्ट्रा इस पोर्शन में आएगा। ये क्या होता है, कैलिप्ट्रोजन, जो कि किसका निर्माण करता है, रूट की कैप का निर्माण करता है। तो ये डर्मेटोजन जो एपिडर्मिस बना रहा है, पेरिब्लेम कॉर्टेक्स या मिडल पोर्शन बना रहा है ना, और ये आपका हो गया प्लीरोम जो पित्त और ये बना रहा है, और लास्ट में कैलिप्ट्रोजन हो गया जो कि आपका रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये 2 बातें हो गई हिस्टोजन थ्योरी के बारे में, है ना। हिस्टोजन थ्योरी में हमको ये केवल इतना ही याद रखना है कि शूट के अंदर जहाँ पर 3 हिस्टोजन हुआ करते थे, रूट के अंदर यहाँ पर 4 हिस्टोजन बताए गए। 4 में एक एक्स्ट्रा कौन सा जोड़ा, कैलिप्ट्रोजन, जिसका काम क्या होता है, रूट में रूट कैप का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ये हमारी 2 थ्योरीज कंप्लीट हो गई, एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी। अब थर्ड थ्योरी की बात करते हैं हम। अब थर्ड थ्योरी जो है हमारी वो कौन सी है, हेबरलैंड थ्योरी। अब हेबरलैंड ने क्या बताया था रूट के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, वो देखते हैं हम। हेबरलैंड की जो थ्योरी है, थर्ड थ्योरी हमारी हेबरलैंड थ्योरी, है ना। हेबरलैंड ने भी रूट के एपिकल स्ट्रक्चर के बारे में ये बताया, रूट के एपिकल जो एपिकल पोर्शन के स्ट्रक्चर के को समझाने के लिए यही बताया कि रूट का जो एपिकल पोर्शन होता है उसमें 3 विभाजनशील क्षेत्र पाए जाते हैं। 3 विभाजनशील क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं, मतलब डिविजिबल रीजन्स, ठीक है। 3 डिविजिबल रीजन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ये बताया किसने, हेबरलैंड ने। और ये थ्योरी जो है वो हिस्टोजन थ्योरी का सपोर्ट करती, किसका, हिस्टोजन, मतलब ये एक तरीके से हिस्टोजन थ्योरी की जैसी ही थ्योरी है ना। जो इसने क्या बताया कि इसने जैसे वहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम जो है वो डिफरेंट पार्ट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, है तो वही, टर्मिनोलॉजी वही है, नाम चेंज कर दी, है ना। जैसे वहाँ पर डर्मेटोजन है तो यहाँ पर इसने नाम चेंज
चेंज करके कुछ और दे दिया। तो कुल मिलाकर के ये थ्योरी जो है वो हिस्टोजन थ्योरी जैसी ही है, बस केवल फर्क है तो किसका, शब्दावलियों का ही फर्क है। ठीक है, तो जैसे वहां पर हमारे पास में डर्मेटोजन था, कहां पर, हिस्टोजन के अंदर डर्मेटोजन था, है ना, जो किसका निर्माण कर रहा था, एपिडर्मिस का, तो उसकी जगह यहां पर इसने बोल दिया प्रोटोडर्म। क्या बोल दिया, प्रोटोडर्म। फिर वहां पर था पेरिब्लम, तो उसकी जगह इसने यहां पर नाम ले दिया ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, और लास्ट वहां पर क्या था, पेरिब्रम, डर्मेटोजन, पेरिब्रम, और थर्ड था वहां पर प्लीरोम। तो यहां पर प्लीरोम के लिए इन्होंने टर्म यूज कर लिया प्रोकैम्बियम। ठीक है, नाम ही चेंज है, काम बाकी इनके वही है। जो डर्मेटोजन का वहां पर काम था वो उसने केवल नाम चेंज करके डर्मेटोजन, इन्होंने क्या बोला, हेबरलैंड, अगर हम एक लाइन में बोले हेबरलैंड ने क्या बोला, हेबरलैंड ने ये बोला कि रूट का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है या एपिकल पोर्शन होता है उसमें 3 विभाजनशील क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनके नाम क्या है, तो प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। और ये थ्योरी जो है वो हिस्टोजन थ्योरी का ही एक रूप मान सकते हैं हम, क्योंकि इसमें केवल और केवल फर्क है तो नाम का ही फर्क है। तो जहां पर पहले हिस्टोजन में डर्मेटोजन का जो काम था वही काम प्रोटोडर्म का है। यहाँ पर जो काम पेरिब्लम का था, जैसे डर्मेटोजन का काम क्या था, एपिडर्मिस का निर्माण करना, एपिडर्मिस की लेयर को बनाना, तो वो काम इसका है ना। पेरिब्लम मतलब कॉर्टेक्स या फिर आपके ग्राउंड मेरिस्टेम जितने भी है, जैसे हाइपोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, तो उसका निर्माण कौन करता है, आपका ग्राउंड मेरिस्टेम या सेकेंड वाला। और प्लीरोम जो है वो वहां पर उसका काम क्या था, रंभजन जिसको हम बोल रहे हैं, तो रंभ का निर्माण करना, स्टील का फॉर्मेशन करना, और पिथ है ना, मेडुलरी रेस, तो ये सब काम किसका होता है, आपके प्रोकैम्बियम का। तो यहाँ पर फर्क किसका है, केवल उनकी टर्मिनोलॉजी और नामों का। तो ये हमारी हो गई थर्ड थ्योरी, जिसका नाम है हेबरलैंड थ्योरी, जिसमें 3 विभाजनशील क्षेत्रों के बारे में बताया गया। और लास्ट थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारी कॉर्पन एंड कैपे थ्योरी। लास्ट थ्योरी है हमारी जो रूट के ऑर्गेनाइजेशन का समझाती है, वो है कॉर्पर एंड कैपे थ्योरी। फोर्थ थ्योरी का नाम है आपका कॉर्पर एंड कैपे थ्योरी। ठीक है, अब ये कॉर्पर एंड कैपे थ्योरी जो है वो किस तरीके की थ्योरी है, ये क्या बोलती है ना। जैसा शूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए ट्यूनिका कार्पस थ्योरी थी, है ना, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, वैसे ही रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए है कॉर्पर एंड कैपे थ्योरी, है ना। मेन बातें हमको याद रखनी है कि थ्योरी में एग्जैक्टली क्या कहा गया है ना। तो कॉर्पर एंड कैपे की थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, श्यूप ने जो डेवलप करी है, ये साइंटिस्ट के नाम नहीं है, ये पार्ट्स के नाम है। मतलब ये थ्योरी क्या कहना चाहती है कि जड़ों का जो एपिकल पोर्शन होता है, रूट्स का जो एपिकल पोर्शन होता है, वो मेनली 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे 3 विभाजनशील क्षेत्र बोला था, तो यहाँ हम बोल देते हैं 2 विभाजनशील क्षेत्रों से मिलकर के बना होता है क्षेत्र, डिविजिबल पोर्शन या रीजन बोल सकते हैं। तो रूट का एपिकल पोर्शन, रूट एपेक्स जो है वो आपका 2 विभाजनशील क्षेत्रों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब उन 2 विभाजनशील क्षेत्रों का नाम इन्होंने क्या दे दिया, एक को बोला कॉर्पर और एक को बोला कैपे। ठीक है, अब ये जो कॉर्पर है, ठीक है, ये आपके, है ना, ये जो कॉर्पर है आपका, ये तो आपका क्या होता है, परिधीय भाग जो है वो बनाता है, मतलब पेरिफेरल, है ना, पेरिफेरल पोर्शन बनाता है। और कैपे जो है हमारा, वो बनाता है आपका सेंट्रल पोर्शन। मतलब जैसे ये रूट है ना, तो रूट का एक तो होता है परिधि वाला भाग, मतलब ये वाला, है ना, ये वाला पूरा पोर्शन,
तो परिधीय भाग में आपकी बाहर की लेयर्स आ जाएंगी सारी, है ना, इस टाइप से, है ना। नीचे तो रूट कैप होती ही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि रूट का जो क्षेत्र होता है, रूट का जो एपिकल पोर्शन होता है, दो विभाजनशील क्षेत्रों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक को तो उन्होंने बोला कॉर्पर और एक को इन्होंने बोला कैपे, है ना। एक को बोला कॉर्पर और एक को बोला इन्होंने कैपे, है ना। कॉर्पर जो है वो रूट की परिधि वाले भागों का निर्माण करता है, जबकि कैपे जो है वो रूट की सेंट्रल पोर्शन का निर्माण करता है। तो परिधि और सेंट्रल से क्या मतलब है, जो बीच में आता है जी, सेंटर में आपके वही पिथ, है ना, स्टील हो गया, सारा पिथ हो गया, मेडुलरी रेस हो गए, वो बीच वाले हो गए, वेस्कुलर बंडल हो गए, और पेरिफेरल में आपकी बाहर वाली लेयर्स हो जाएंगी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब। तो है ना, परिधि वाले भागों का निर्माण कर रहा है कॉर्पर और सेंट्रल पोर्शन का निर्माण कर रहा है कौन, कैपे। दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि जो ये कॉर्पर वाला जो पोर्शन होता है, पेरिफेरल वाला जो पोर्शन होता है, उसकी जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ये लेयर है तो लेयर किससे मिलकर के बना होगा, सेल से मिलकर के बना होगा, कोशिकाओं से मिलकर के, है ना। एक पर्टिकुलर लेयर क्या होती है, एक पर्टिकुलर परत क्या होती है, जो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये आपकी किस टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है, ये सेल इस टाइप की दिखती है, उल्टे टी की आकार की दिखती है, जबकि इसकी सेल जो है वो इस टाइप की दिखती है, सीधे टी की आकार की, है ना। इस एरिया की जितनी भी सेल्स होगी, मतलब ये कौन सा कॉर्पर, ये आपका कैपे वाला, कॉर्पर वाला पोर्शन हो गया, और ये आपका कैपे वाला पोर्शन हो गया। तो कैपे वाला जो पोर्शन है उसकी कोशिकाएं तो कैपिटल टी जैसी दिखेंगी, हम डायग्रामेटिक भी देखेंगे इसको, और कॉर्पर वाला इस टाइप की उल्टे टी की शेप की हमको दिखती हैं। और ये जो है हमारा, है ना, कैपे वाला जो पोर्शन है वो रूट कैप का निर्माण करता है ना, ऐसा इनके अकॉर्डिंग कहा गया है। हालांकि ये थ्योरी भी आपकी वैलिड नहीं है, रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए इनमें से कोई भी वैलिड थ्योरी नहीं है, या फिर कोई भी वैलिड थ्योरी नहीं आई है अभी तक। इसीलिए रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए जो जनरली चलती है, जो एज यूजुअल चलने वाली थ्योरीज है, वो हमारी यही है, जो परफेक्टली नहीं बताती है ये कि रूट एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये कॉर्पर और कैपे, जिन्होंने दो विभाजनशील क्षेत्र बताए, एक को बोला कॉर्पर, एक को बोला कैपे। इसकी सेल्स उल्टे टी के आकार की होती हैं, इसकी सेल्स सीधे टी के आकार की होती है। ये रूट के परिधीय भागों का निर्माण करती है, ये रूट के सेंट्रल पार्ट्स का निर्माण करती है, ठीक है। और जनरली आपके कैपे वाली जो लेयर है, कैपे वाली जो सेल्स हैं, वो आपके रूट कैप के निर्माण में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाती हैं। हम इसको काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, हम पीपीटी के अंदर देखते हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में चार थ्योरीज थी, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, हेबरलैंड थ्योरी एंड कॉर्पर एंड कैपे थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिकल सेल थ्योरी से। एपिकल सेल थ्योरी जो है हमारी, वो दी थी नागेली ने। तो नागेली द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार मूल शीर्ष केवल एक विभाजनशील चतुष्फलकीय कोशिका से निर्मित होता है। मतलब कि रूट का जो टिप होता है, रूट का जो एपेक्स होता है, वो केवल एक विभाजनशील कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। दूसरी बात है ना, डिविजिबल टेट्राहेड्रल सेल से मिलकर के बना होता है, ठीक है, जिससे मूल, समग्र मूल की वृद्धि होती है। इसी से आपके पूरे रूट की इलोंगेशन होता है, रूट की वृद्धि होती है। इसकी तीन विभाजनशील सतहें, है ना, कटिंग फेसेस होती हैं। मूलगोप का निर्माण इस कोशिका की आधारी विभाजनशील सतह से होता है ना। रूट कैप जो है ना, रूट कैप का निर्माण जो है, इसकी बेसल जो कोशिका होती है, सबसे बेस वाली कोशिका, डिवीजन के बाद में सबसे बेस वाली जो कोशिका होती है, उससे आपके रूट कैप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वर्तमान शारीरज्ञों के अनुसार ऐसा मूल शीर्ष केवल टेरिडोफाइटा की मूलों के शीर्ष पर पाया जाता है। मतलब सिंगल कोशिका वाला एपिकल सेल वाला जो शीर्ष होता है, एपिकल रूट का एपेक्स होता है, वो केवल और केवल टेरिडोफाइटा प्लांट्स के अंदर देखा गया है। एक कोशिक मूल अग्रक एंजियोस्पर्म की मूलों में नहीं पाया जाता है। मतलब सिंगल सेल वाला कंसेप्ट एंजियोस्पर्म की रूट एपेक्स के साथ में फॉलो नहीं होता है।
इसमें विभाजनशील कोशिकाओं का समूह पाया जाता है ना। एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर डिविजिबल सेल्स का ग्रुप पाया जाता है, न कि एक सिंगल कोशिका। मतलब एंजियोस्पर्म पादपों में ये सिंगल कोशिका न होकर के एक ग्रुप ऑफ सेल्स द्वारा रूट एपेक्स का निर्माण होता है। अतः यह सिद्धांत सीमित महत्व का है ना। ये थ्योरी जो है आपकी वो एक लिमिटेड वैल्यू की हम बोल सकते हैं। नागेली द्वारा प्रतिपादित क्या बताया, एक कोशिका होती है रूट के एपेक्स में और उसी में विभाजनशीलता का गुण होता है और उसी से विभाजन से पूरे मूल का निर्माण होता है। इसकी आधारी जो सेल होती है उससे आपके रूट कैप का निर्माण होता है और ऐसा केवल टेरिडोफाइटा पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके का चतुष्फल की स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। ये एपिकल सेल होती है ना, सेम जैसा लीफ हमने उसमें पढ़ा था। शूट के साथ में एपिकल सेल में डिवीजन से डिराइव्ड द डेरिवेशन ऑफ द एपिकल सेल। ठीक है, उसकी व्युत्पन्न कोशिकाएं जो है वो। दूसरी थ्योरी आती है हमारी हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या बोलती है, मूल शीर्ष का संगठन स्तंभ शीर्षों के समान ही 3 हिस्टोजनों द्वारा सुनिश्चित विभाजनशील 3 क्षेत्रों के द्वारा होता है। जैसा कि हमने रूट स्टेम के साथ में पढ़ा था, शूट के साथ में पढ़ा था कि जो शीर्ष होते हैं है ना, जो शूट का जो एपेक्स होता है वो 3 विभाजनशील ऊतकों से मिलकर के बना हुआ होता है और जिसको नाम दिया था हिस्टोजन। जिसको नाम क्या दिया है, हिस्टोजन। ठीक है, इसके अतिरिक्त मूल में एक अन्य विभाजनशील क्षेत्र गोपकजन या कैलिप्ट्रोजन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर चेंज क्या आ गया, कैलिप्ट्रोजन का। तो जड़ों में जो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अगर शूट की, तो शूट के अंदर 3 हिस्टोजन होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रूट की, तो रूट में हमारे पास में 4 हिस्टोजन होते हैं। तो एक चौथा हिस्टोजन कौन सा होता है हमारा, यह कैलिप्ट्रोजन। ठीक है, ये जो हमारा कैलिप्ट्रोजन होता है ना, ये जो हमारा कैलिप्ट्रोजन होता है ये, ठीक है, कैलिप्ट्रोजन पाया जाता है जो विभाजन द्वारा मूल गोप का निर्माण करता है। तो इसका काम क्या होता है, रूट के अंदर आपके रूट कैप का फॉर्मेशन करना। 3 उत्तक जनों को बाहर से भीतर की ओर अगर हम देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, ये डर्मेटोजन, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा पेरिब्लेम और तीसरा आपका हो जाएगा प्लीरोम। त्वचाजन्य है ना, त्वचाजन मध्य स्थिति जो है वो वल्कुट का निर्माण, वल्कुट बनाती है और तीसरा है रंभजन। ठीक है, तो त्वचाजन से बाह्य त्वचा का, वल्कुटजन से वल्कुट का और तीसरा क्या होता है आपका तथा रंभजन से संवहन उत्तकों और परिरम का निर्माण होता है। तो ये हमारा हिस्टोजन थ्योरी का कंसेप्ट है ना। 4 हमारे हिस्टोजन हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम और कैलिप्ट्रोजन। चारों के काम हमने पढ़ लिए। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये देखिए आप, ये हमारा डर्मेटोजन हो गया। सेम चीज़ है, नाम अलग अलग हैं बस। ये हमारा डर्मेटोजन हो गया। ठीक है, आउटर मोस्ट, फिर कैलिप्ट्रोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। ठीक है, अगर हम इतनी सी सेल्स के अंदर समझें है ना, तो डर्मेटोजन मतलब सबसे ये सबसे मतलब इतना ही पोर्शन नहीं, पूरी एपिडर्मिस का निर्माण यही करता है ना, डर्मेटोजन ही करता है। फिर पेरिब्लेम सेंट्रल पोर्शन मतलब कॉर्टेक्स का निर्माण करता है और देखिए ये प्लीरोम जो है वो आपके स्टील और इन सब का निर्माण करता है ना। यहाँ पर अगर हम इसको अगर उसके कंसेप्ट में समझे, जो थ्योरी हमने अभी पढ़ी थी कौन सी, हेबरलैंड के कंसेप्ट में, तो हेबरलैंड ने क्या किया था, हेबरलैंड ने इनके नामों को चेंज कर दिया था। जहाँ पर डर्मेटोजन का टर्म का यूज़ किया वहाँ पर इसने किसका यूज़ किया, प्रोटोडर्म का। तो ये देखिए जो डर्मेटोजन वहाँ पर एपिडर्मिस बना रही थी, मतलब यहाँ पर प्रोटोडर्म एपिडर्मिस बनाएगी। दूसरा ग्राउंड टिश्यू जो है वो किसकी वजह से यूज़ किया था, किसके बदले में यूज़ किया था, तो पेरिब्लेम के बदले में है ना। तो पेरिब्लेम का जो काम था वो यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू करता है। तीसरा प्लीरोम, तो प्लीरोम जो है वो सेंट्रल पोर्शन का निर्माण करता है। तो प्लीरोम यहाँ पर रंभ का निर्माण करता है, जो यहाँ पर करता है वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोकैम्बियम। ठीक है, तो ये 3 हमारे पोर्शन उसके अकॉर्डिंग होते हैं। थर्ड थ्योरी है हमारी हेबरलैंड थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रस्ताव हेबरलैंड 1914 ने किया था। सबसे पहले इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था, हेबरलैंड के द्वारा दिया गया था।
यह मोटे रूप से उत्तक जनवाद का ही पुनरावृत्ति रूप है। मतलब जनरली अभी हमने बात करी कि ये पूरी तरीके से जो हमारा हिस्टोजन थ्योरी है उसी का ही एक रूप है, जिसमें इन्होंने क्या बताया, हेबरलैंड ने भी मूल शीर्ष के 3 विभाजनशील क्षेत्रों की उपस्थिति बताई तथा इन्हें क्या नाम दिया, प्रोटोडर्म, अधित्वक, भरण उत्तक या भरण विभज्योतक, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम या प्राक एधा। ये क्रमशः उत्तक जनवाद के डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम का ही क्षेत्रों के समतुल्य ही है। तो ये हमारी कौन सी कंसेप्ट थी, ये हमारा कंसेप्ट था हेबरलैंड का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रोटोडर्म, तो 3 विभाजनशील क्षेत्र कौन कौन से बताए, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। मेन बातें याद रखनी है हमको इसकी, है ना। ये हमारा प्रोटोडर्म हो गया, है ना, प्रोटोडर्म हो गया, प्रोकैम्बियम हो गया और ग्राउंड मेरिस्टेम, ये सेंट्रल वाला, है ना। तो आउटर मोस्ट प्रोटोडर्म, ये ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोटोडर्म के बाद वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इतना, और लास्ट में प्रोकैम्बियम जो स्टील वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, तो ये प्रोकैम्बियम है ना, प्रोकैम्बियम सेंट्रल पोर्शन वेस्कुलर बंडल वाला, ये आपका प्रोटोडर्म, ये आपका प्रोटोडर्म हो गया, कौन सा वाला, प्रोटोडर्म एपिडर्मिस का निर्माण करने वाला, और ये हमारे हो गए ग्राउंड मेरिस्टेम जो बीच के लेयर्स का निर्माण, है ना। ये क्विसेंट क्षेत्र कहलाता है, ये हमारी रूट कैप हो गई, शांत बिंदु या ये शांत बिंदु कहलाता है, और ये हमारी रूट कैप कहलाती है। लास्ट हमारी थ्योरी है कॉर्पर एंड कैप्पे थ्योरी, है ना। यह सिद्धांत शुभ के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का स्मरण कराता है। कॉर्पर एंड कैप्पे सिद्धांत के अनुसार मूल शीर्ष में 2 प्रकार की कोशिकाएं या समूह क्षेत्र संगठित होते हैं, जो विभाजन तल में भिन्न होते हैं। दोनों ही क्षेत्रों की कोशिकाओं में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ तल में और इससे निर्मित 2 में से एक पुत्री कोशिका में विभाजन लॉन्जिट्यूडनल होता है, और द्वितीय अनुदैर्ध्य, है ना, दूसरी में कौन सा होता है, ट्रांसवर्स। विभाजन की स्थिति में दोनों क्षेत्र विभिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं। इन शॉर्ट, कॉर्पर और कैप्पे थ्योरी ने जो है वो पूरी तरीके से ट्यूनिका कार्पस थ्योरी से रिलेट करती है ना। जैसे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो कि शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाती है, वहां पर उन्होंने बोला कि 2 प्रकार के विभाजनशील क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के डिविजिबल या विभाजनशील क्षेत्र पाए जाते हैं जो रूट के एपेक्स को समझाते हैं। ठीक है, इनमें डिवीजन किस प्रकार का होता है ये हमने बता दिया, दोनों में डिवीजन अलग अलग प्रकार का होता है। इसी वजह से बनने वाली जो सेल्स होती हैं या बनने वाला जो ग्रुप होता है हमारा, वो किस टाइप से होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इट मीन्स एक तो बनाता है सेंट्रल पोर्शन रूट का और एक बनाता है आपका पेरिफेरल पोर्शन। तो मूल शीर्ष का जो केंद्रीय भाग बनाता है वो तो कहलाता है कैप्पे, वो क्या कहलाता है, कैप्पे। कैप्पे जो है वो सेंट्रल पोर्शन का निर्माण करेगा, और कॉर्पर जो है वो आपके पेरिफेरल या परिधीय भाग का निर्माण करेगा रूट की। ठीक है, एक और डिफरेंस बताया था मैंने कि इस भाग की, कॉर्पर वाले जो भाग है उसकी कोशिकाएं सीधे टी के रूप में होती हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉर्पर वाला जो पार्ट होता है ना, कॉर्पर वाला जो पार्ट होता है उसकी सेल्स जो होती हैं वो सीधे टी के रूप में होती हैं, और कैप्पे वाला जो पोर्शन है उसकी सेल जो होती हैं वो उल्टे टी के रूप में होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो कॉर्पर वाला जो भाग है उसकी सेल्स जो है वो सीधे टी के रूप में होती हैं, और कैप्पे वाला जो पोर्शन है उसकी जो सेल्स होती हैं वो उल्टे टी के रूप में होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये कंसेप्ट है। तो ये हम कॉर्पर एंड कैप्पे थ्योरी के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैप्पे जो है वो इसकी रूट की बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और कॉर्पर जो है वो रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये रूट कैप हो गई, ये आपका कॉर्पर हो गया, परिधीय वाले जो मेन पोर्शन का निर्माण करता है। ठीक है, और जो ये क्विसेंट एरिया हो गया या स्टील हो गया, सेंट्रल पोर्शन ये कॉर्टेक्स हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूट जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो रूट
एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं या रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए जो थ्योरीज थी, है ना, वो क्या करती हैं, वो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। लेकिन अभी भी रूट एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, कोई भी एक वैलिड थ्योरी जिसको हम बोलते हैं कि हाँ हम इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग या इस सिद्धांत को परफेक्ट मानते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए, तो ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है, है ना। ये थ्योरी भी रूट, है ना, कोई भी थ्योरी जो है वो आपकी एक वैलिड थ्योरी नहीं है किसी रूट और शूट के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए। तो ये जनरल बेसिक पोर्शन जो था हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने का, वो यहाँ पर खत्म होता है। ओके।